तो ढेर सारी खबरें हैं आपके लिए, लेकिन सबसे पहले बात दिल्ली की, जहां सीएम कौन होगा इस पर आज सस्पेंस खत्म हो जाएगा। दिल्ली में बीजेपी विधायक दल की आज शाम को बैठक हो रही है और इसी में नाम का फैसला किया जाएगा। इसके लिए बीजेपी के पर्यवेक्षक भी तय हो गए हैं। ओपी धनखड़ और रविशंकर प्रसाद को बीजेपी के पर्यवेक्षक बनाया गया है। सूत्रों के मुताबिक 5 नाम पर बीजेपी में विचार हो रहा है। सीएम की रेस में रेखा गुप्ता, परवेश वर्मा, जितेंद्र महाजन, आशीष सूद, अजय महावर का नाम शामिल बताया जा रहा है। दिल्ली में बीजेपी के नेता विजेंद्र गुप्ता ने कहा है कि सारी चीजें प्रक्रिया से चल रही हैं और नाम का ऐलान जल्द ही सुनने को मिलेगा। बहुत जल्द आपके सामने सभी चीजें आ जाएगी और विधिवत रूप से आ जाएगी। रामलीला मैदान में हम तैयारी देख रहे हैं, लेकिन मैं भी देख रहा हूँ रामलीला मैदान में काफी तैयारी चल रही है, काफी बड़े स्केल पे वहाँ पर व्यवस्था हो रही है। 20 तारीख की मुझे जो जानकारी मिली है वहाँ पर कार्यक्रम होने जा रहा है। लेकिन अभी देखते हैं, रामलीला की तैयारियों से आप समझ सकते हैं, रामलीला मैदान की तैयारियों से आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के हौसले कितने बुलंद हैं। तो दिल्ली में कल नई सरकार का राज्याभिषेक होगा और कल होने वाले कार्यक्रम का मिनट टू मिनट कार्यक्रम सामने आ गया है। कल 12:35 पर रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होना है। दोपहर 12:29 पर पीएम मोदी समारोह में पहुंचेंगे। शपथ ग्रहण समारोह करीब 2 घंटे चलेगा। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह और विधायक और सांसदों के साथ साथ धर्मगुरुओं के भी शामिल होने की खबर है। वीवीआईपी लोगों की लिस्ट में बीजेपी और एनडीए राज्यों के सभी उप मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो रहे हैं। महाराष्ट्र के दोनों डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और अजीत पवार का नाम भी इसमें शामिल है। यूपी के दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक यहां आएंगे। बिहार के 2 डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी का भी नाम वीवीआईपी लिस्ट में है। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव और विजय शर्मा का नाम भी वीवीआईपी लिस्ट में शामिल किया गया है। रामलीला मैदान पर इस समारोह की जोरदार तैयारियां अभी से हो रही है। हमारे संवाददाता रवि सिंह की रिपोर्ट आप देखिए। दिल्ली में नई सरकार के शपथ ग्रहण को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। रामलीला मैदान सज रहा है। एसपीजी ने रामलीला मैदान को टेक ओवर कर लिया है। गुरुवार को 12:05 पर जो हमें जानकारी दी गई है उसमें मुख्यमंत्री का शपथ होगा और दिल्ली के उपराज्यपाल मुख्यमंत्री को शपथ दिलाएंगे। रामलीला मैदान में 30,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है, जिसमें से 3 बड़े स्टेज बनाए गए हैं। मेन स्टेज पर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लेफ्टिनेंट गवर्नर और दिल्ली के नए नवेले मुख्यमंत्री बैठेंगे। दूसरे मंच पर धर्म गुरुओं को बैठने की जगह होगी और तीसरे मंच पर दिल्ली के जो मौजूदा सांसद हैं, चुने हुए विधायक, उनको बैठने के लिए जगह दी गई है। गुरुवार को सुबह के लगभग 11:15 बजे ये कार्यक्रम शुरू होगा और 12:30 बजे के आसपास खत्म हो जाएगा। फिल्मी सितारों को मंच के नीचे जगह दी गई है। तो इस कार्यक्रम को, शपथ ग्रहण कार्यक्रम को पूरी तरीके से भव्य बनाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की गई है। इस समय रामलीला मैदान पूरी तरीके से सज रहा है। वहां पर एसपीजी पहुंच चुकी है। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद हो चुकी है। वहीं महाकुंभ को लेकर सियासी घमासान बढ़ता ही जा रहा है। कल ममता बनर्जी ने इसे मृत्यु कुंभ कह दिया था तो अखिलेश यादव से लेकर विपक्ष के कई नेताओं ने इसका समर्थन कर दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि भगदड़ में बंगाल के लोगों की जो मौत हुई है उनका नाम योगी सरकार ने अब तक बताया नहीं है। মহাকুম্ভ আমি নাইবা বললাম, ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে। মহাকুম্ভ আমি নাইবা বললাম, ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে। ये ममता बनर्जी जी ने जो कहा है वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ने, ठीक ही कहा है। उनके लोगों की भी जान गई है और एक बहुत बड़े अंग्रेजी प्रतिष्ठित अखबार ने भी ये बात कही थी कि बंगाल के लोग जिनकी जान गई उनका नाम सूची में नहीं है। तो बड़ी संख्या में लोगों की जान गई है जो बंगाल या और प्रदेशों से आए थे। एफआईआर भी नहीं दर्ज हो रही है। इधर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुंभ पर हो रही सियासत को सनातन का अपमान बताया है। उन्होंने ममता बनर्जी से लेकर अखिलेश यादव सबको निशाने पर लिया। इनके एक और सहयोगी उससे भी 2 कदम आगे आकर के कहती हैं कि महाकुंभ मृत्यु कुंभ में बदल गया है। ये क्या है? ये क्या है? समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल को देखें
वो आपके संस्कारों के अनुसार ही भाषा का प्रयोग भी करते हैं, और जिस प्रकार की भाषा का उसमें प्रयोग किया जाता है, मुझे लगता है किसी भी सभ्य सोसाइटी के लिए वो भाषा कभी शोभा नहीं देगी। आप लोगों के अपने संस्कार हो सकते हैं, आप लोगों का अपना व्यवहार हो सकता है, लेकिन कोई सभ्य समाज और कोई सभ्य सोसाइटी उसको कभी मान्यता नहीं दे सकती। योगी आदित्यनाथ ही नहीं, बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी ममता के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई। सनातन का अपमान करना इनका स्वभाव बन गया है। भारतीय संस्कृति आज नहीं, हजारों सालों से गंगा जी की धार की तरह ये सनातन संस्कृति अविरल प्रवाहित होती रही है, आगे बढ़ती रही है। ऐसे लोग जो सनातन पर उंगलियां उठाते हैं, उनके उंगलियां उठाने से वो उनका ही नुकसान करेंगे। करोड़ों हिंदुओं का अपमान है। ये भारतीय संस्कृति के प्रति अगाध श्रद्धा रखने वालों का अनादर है, और महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहना, वह मैं कहूं कि टीएमसी के अंत का एक उन्होंने अपने आप ही संदेश दिया है, और आने वाले चुनाव में इसकी सजा भी उनको मिलेगी। वहीं इस वक्त कुंभ के दौरान संगम के पानी में प्रदूषण की बातें भी उछल रही हैं। बहुत से रिपोर्ट्स पानी में खराब होने का दावा किया गया है, लेकिन आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दो टूक कह दिया कि कुंभ का पानी एकदम ठीक है और स्नान करने में कोई दिक्कत नहीं है। संगम और उसके आगे पीछे जो बीओडी है वो 3 या उससे कम है, और डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा ये 8 और 9 से अधिक पाई जा रही है। यानी संगम का जल स्नान करने लायक भी है और आचमन करने लायक भी है। जो लोग इसका दुष्प्रचार कर रहे हैं, वे उन सबको इस बात को देखना चाहिए। 12, 16, 20, 25, 30 जनवरी, 5, 10 और 13 फरवरी को जो सैंपल के परीक्षण लिए गए हैं, उसमें संगम नोच पर फीकल कॉलीफॉर्म की मात्रा मानक के अनुरूप पाई गई है। ये उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का है, जो 2500 एमपीएन प्रति 100 ml से कम पाई गई है। इसका मतलब जो दुष्प्रचार कर रहे हैं केवल कुंभ महाकुंभ को बदनाम करने की साजिश का हिस्सा है। चलिए अब बात करेंगे आज के बाजार की। आज बैंकिंग सेक्टर के दम पर बाजार में एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। सेंसेक्स निफ्टी निचले स्तर से आज सुधर के बंद हुए। सेंसेक्स 28 पॉइंट गिरा तो निफ्टी 12 पॉइंट गिरकर बंद हुआ है। हालांकि आज मिड और स्मॉल कैप में अच्छी खरीदारी देखने को मिली। डिटेल्स के साथ है हमारी सहयोगी कंचन नौटियाल। तो कंचन, बाजार एक कोशिश हर रोज जरूर करता हुआ दिखाई दे रहा है, एक गिरावट, फिर उसके बाद एक कम बैक और एक होल्ड करने की कोशिश। तो आज इस बाजार में किन स्टॉक्स में तेजी दिखी और कहां दबाव था? तो डेफिनेटली हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन बाजार के अंदर हमें एक रिकवरी का मूड आज दिखाई दिया। बैंकिंग सेक्टर ने और साथ ही साथ मेटल सेक्टर ने आज बाजार को काफी अच्छा खासा सपोर्ट दिया है। इस टाइम पे अगर निफ्टी के गेनर्स की बात करी जाए तो सबसे पहला नाम आता है बीएल का, जहां पे हमें 4% की तेजी देखने को मिली है। इंडाल्को करीबन 3.25%, साथ ही साथ आयशर मोटर्स में 2% और एक्सिस बैंक भी आज करीबन 2% की बढ़त के साथ बंद हुए हैं। लूजिंग स्ट्रीक की बात करी जाए तो डॉक्टर रेड्डी लैब, ट्रम्प की तरफ से जो कमेंट्री आई थी उसके चलते मेटल, फार्मा और साथ ही साथ जो ऑटो एंसिलरी है उसमें एक हमें रिएक्शन देखने को मिला था। लेकिन सेकंड हाफ में जो ईयू ने रशिया के इंपोर्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाया, उससे मेटल्स में वापस से तेजी आती हुई दिखाई दी थी। लेकिन आज जो आईटी सेक्टर है वहां पे काफी ज्यादा प्रेशर है, जिसके चलते टीसीएस में 2.5% की कमजोरी, इन्फोसिस 2.5% और एचयूएल भी करीब 2% की गिरावट के साथ आज बंद हुआ है। मिड कैप के गेनर की बात करी जाए तो रेलवे स्टॉक में आज अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला था, जिसके चलते आरवीएनएल करीबन 13% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। सारे ही डिफेंस स्टॉक्स में भी आज अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिली है। मैसगॉन में अगर देखें तो करीबन 11.25% की बढ़त देखने को मिली है। बीएससी भी आज अच्छी खासे मोमेंटम में बना हुआ है, 9% की बढ़त यहां देखने को मिली है और सूजलॉन में करीब 7% का इजाफा देखा गया है। लूजिंग स्ट्रीक की बात करी जाए तो फिनिक्स मिल 3% की कमजोरी के साथ बंद हुए हैं और बिंदो फार्मा 0.3%, ल्यूपिन साथ ही साथ 2% और मैक्स हेल्थ केयर में भी करीबन 2% की गिरावट आज हमें देखने को मिली है। जी कंचन, शुक्रिया। एक्सवेयर टेक्नोलॉजीज का आईपीओ आज शेयर बाजार में लिस्ट हो गया। एनएसई पर करीब 746 रुपए प्रति शेयर पर और बीएसई पर करीब
₹771 के भाव पर इसकी लिस्टिंग हुई, यानी आईपीओ निवेशकों को करीब 5% का लिस्टिंग गेन मिला। आईपीओ का साइज 8,750 करोड़ रुपए है। कंपनी ने आईपीओ के लिए 674 से 708 रुपए प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया है। आईपीओ पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल था। बता दें कि इस आईपीओ को करीब 2.5 गुना सब्सक्राइब किया गया था। आज फार्मा सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले इंडेक्स में शामिल था। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फार्मा प्रोडक्ट्स पर 25% तक टैरिफ लगाने के बयान से इस सेक्टर का सेंटिमेंट बिगड़ गया। इस डेवलपमेंट पर ज़्यादा डिटेल्स के साथ हमारी सहयोगी विनी जुड़ रही हैं। तो विनी, अमेरिका के भारतीय फार्मा कंपनियों पर टैरिफ लगाने का किस तरह का इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है, और क्या ये एक फौरी रिएक्शन है या ये इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म होगा? बिल्कुल, तो आज फार्मा स्टॉक्स देखे तो काफ़ी प्रेशर में है। और एक्चुअली क्या हुआ, हमें ओवरनाइट सुबह कमेंट्री मिली कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये बताया है कि वो इंटेंड कर रहे हैं, वो इम्पोज करेंगे अराउंड 25% टैरिफ। ये होगा ऑटो सेक्टर पे, ये होगा सेमीकंडक्टर्स पे और फार्मास्यूटिकल इंपोर्ट्स पे, फार्मा इंपोर्ट्स पे। नाउ इंडिया के जो इंपोर्ट और फार्मा की स्टोरी यूएस से कनेक्ट करते हैं, तो पहले तो ये क्या है, बिकॉज इस कंसर्न की वजह से स्टॉक्स, इंडियन फार्मा स्टॉक्स हैं वो गिर रहे हैं। नाउ इस पर रेसिप्रोकल टैरिफ जो हम बताते हैं, वो रेसिप्रोकल टैरिफ क्या होता है कि इंडिया जो टैरिफ चार्ज कर रहा है यूएस के प्रोडक्ट्स पे, वही टैरिफ यूएस चार्ज करेगा इंडिया के प्रोडक्ट्स पे। ना उसकी वजह से करंटली जो इंडिया यूएस की ट्रेड है फार्मास्यूटिकल्स में स्पेसिफिकली, नाउ इंडिया फार्मा की एक्सपोर्ट्स देखें तो यूएस में 2023 में अराउंड $7.6 बिलियन की थी, और इंडियन फार्मा की इंपोर्ट्स फ्रॉम यूएस थी अराउंड $600 मिलियन की। अभी करंटली देखें तो इंडिया चार्ज कर रहा है अगर 10% टैरिफ फार्मा इंपोर्ट्स पे, तो यूएस क्या चार्ज करेगा, यही 10% बता रहा है। पर अभी जो टैरिफ जो कॉमेंट्री में आई थी वो बोल रहे हैं कि अराउंड 25% की हो जाएगी। नाउ इसकी वजह से इम्पैक्ट क्यों हो रहा है, पहले तो इंडियन कंपनीज में काफ़ी सारी एक्सपोजर है यूएस में, और यूएस सेल्स है, ये उनके यूएस एक्सपोर्ट सेल्स की बात कर रहे हैं। तो करंटली एक्सपोर्ट सेल्स यूएस में ऑरोबिंदो फार्मा 46% एक्सपोर्ट सेल्स एज ऑफ 9 मंथ FY25 का डेटा है, और ये सोर्स है HSBC से। तो ऑरोबिंदो फार्मा 46% है, सिप्ला 28%, लुपिन 37%, डॉक्टर रेड्डीज 46%, टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स 10%, सन फार्मा 14%, जाइडस में अराउंड 48% की है। तो ये सब एक्सपोजर है यूएस के लिए, और इसकी वजह से मे बी इम्पैक्ट भी आ सकता है जो HSBC ने निकाला कि अगर 10% टैरिफ आया तो उसका इम्पैक्ट EPS पे क्या होगा इन सब कंपनीज की। तो डॉक्टर रेड्डीज में इम्पैक्ट आएगा अराउंड 6.5%, जाइडस में 6% का इम्पैक्ट, ऑरोबिंदो में 5.5%, लुपिन में 4.5% का इम्पैक्ट EPS पे की बात करें अगर 10% की हाइक हुई, और सिप्ला में 4%, सन फार्मा में 1%। सो म्यूटेड परफॉर्मेंस, वो ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा सन फार्मा के, और टोरेंट फार्मा को भी और 0.8% का इम्पैक्ट आएगा EPS पे, ये अकॉर्डिंग टू HSBC है। पर इस वजह से आज हम देख रहे हैं स्टॉक्स में डिक्लाइन दिख रही है। जी शुक्रिया विनी। और यहां पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आवाज समाचार। साइबर फ्रॉड रोकने के लिए दूरसंचार विभाग ने सिम वेरिफिकेशन पर सख्ती बढ़ा दी है। टेलीकॉम कंपनियों को डिजिटल इंटीग्रेटेड वेरिफिकेशन सिस्टम लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। डिटेल्स बता रहे हैं हमारे सहयोगी असीम मनचंदा। किसी भी साइबर अपराध को एक फर्जी नाम पर लिए गए सिम कार्ड के जरिए अंजाम दिया जाता है, तो सरकार ने अब सिम कार्ड लेने के नियम कड़े कर दिए हैं। टेलीकॉम कंपनियों को डिजिटल इंटीग्रेटेड वेरिफिकेशन सिस्टम लागू करने के निर्देश दिए। किसी भी ग्राहक को सिम देने से पहले कंपनियों को कई पैरामीटर सुनिश्चित करने पड़ेंगे। सबसे पहले जो ग्राहक है उसको बिना बायोमेट्रिक से कोई भी सिम कार्ड नहीं दिया जाएगा। दूसरा, उसके नाम पर जांच करनी पड़ेगी कि उसके नाम पर पहले से कितने सिम मौजूद है। क्या टेलीकॉम कंपनी ये भी जांच करेगी कि उस व्यक्ति ने किसी भी नाम से या इनिशियल से अलग अलग तरीके से सिम कार्ड तो नहीं निकलवाए हैं। और चौथा, उस व्यक्ति की जो फोटो है वो अलग अलग एंगल से लेनी पड़ेगी ताकि उसकी पहचान में आसानी हो सके और सिम कार्ड का जो फ्रॉड हो रहा है उसको रोका जा सके। तो टेलीकॉम कंपनियों को ये निर्देश सरकार ने ऑलरेडी दे दिए हैं कि आप इस नए सिस्टम का इस्तेमाल कीजिए। सरकार ने ऑलरेडी जो फर्जी सिम कार्ड है उनके ऊपर एक्शन लेते हुए करीबन 2.5 करोड़ से ज्यादा सिम कार्ड इनएक्टिव भी किए, और सरकार को लगता है कि नया सिस्टम पूरी तरह से फुल प्रूफ होगा। इसके जरिए जो फर्जी नाम पर सिम कार्ड लिए जाते हैं उनके ऊपर रोक लग सकेगी।
भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने आज पदभार ग्रहण किया। उन्होंने राजीव कुमार से चुनाव आयोग का कार्यभार ग्रहण किया। अपने पहले संदेश में ज्ञानेश कुमार ने कहा कि वोटिंग राष्ट्र निर्माण का पहला कदम है। ज्ञानेश कुमार 1988 बैच के केरल कैडर के IAS ऑफिसर हैं। वो अब तक चुनाव आयुक्त पद पर तैनात थे। अब 2020 में उन्हें चुनाव आयुक्त बनाया गया था। पदभार लेने के बाद उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग देश के संविधान और कानून के हिसाब से काम करता रहा है और करता रहेगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की संस्था ICAI के नए अध्यक्ष चरणजीत सिंह नंदा ने कहा है कि प्रोफेशनल्स के लिए वर्क लाइफ बैलेंस जरूरी है। सप्ताह में 70 घंटे और 90 घंटे काम करने के आइडिया से वो सहमत नहीं है। ICAI के प्रेसिडेंट से बात की हमारे सहयोगी आलोक प्रियदर्शी ने। हमने कमेटी बनाई है, कमेटी फॉर प्रमोटिंग वर्क लाइफ बैलेंस। उसका बेसिक पर्पस लोगों में ये अवेयरनेस लाना है कि काम के साथ अपनी लाइफ को भी बैलेंस करें। इसका पर्पस वर्किंग आवर को डिफाइन करना नहीं, इसका पर्पस है कि आदमी जब भी काम करता है कैसे अपने आप को अनवाइंड करता है, कैसे रिलैक्स करता है, उस पर तवज्जो देना है। तो एज ए इंस्टीट्यूट विल फॉलो एंड क्रिएट सर्टेन बेंचमार्क्स जहां पर कि आदमी रिलैक्स होना सीखे, किस तरीके से वो अपनी मेहनत कश जिंदगी को और बेहतर बना सकता है, ताकि वो काम के साथ साथ अपनी फैमिली और अपनी जिंदगी को ढंग से एंजॉय कर सके। ये हमारा पर्सपेक्टिव है। कोई वर्किंग आवर्स को लेकर आपका ऐसा भी कुछ नहीं है जी। एक और सवाल कि आप लोगों ने कहा है कि जो CA फर्म्स हैं उनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए जो कानून में है अभी तक नोटिफाई नहीं हुआ है, क्या उसको लेकर तैयारी है कि किस तरह से? एक बार हमारे सामने नोटिफिकेशन के बाद आने दीजिए, हम काउंसिल में जाके इस पर डिस्कशन करके रूल्स बनाएंगे और फिर आपको उस समय इसके बारे में हम सूचना देंगे। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का आज से आगाज हो गया है। आज पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच ओपनिंग मैच खेला जा रहा है। नेशनल स्टेडियम कराची में दिन में 2 बजे से मैच जारी है। पाकिस्तान को 26 साल बाद किसी ICC टूर्नामेंट की मेजबानी मिली है। 20 तारीख को भारत का पहला मैच दुबई में खेला जाएगा। भारतीय टीम अपने पहले मैच में बांग्लादेश से भिड़ेगी। 9 मार्च को चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल खेला जाएगा और भारत और पाकिस्तान का चर्चित मुकाबला 23 फरवरी को होगा, रविवार के दिन। CBSE 10वीं बोर्ड की परीक्षा साल में 2 बार कराने की तैयारी कर रहा है। तो क्या सरकार की इस पहल से छात्रों पर बोर्ड एग्जाम का प्रेशर कम होगा? इसी पर आज जो हम बात करेंगे कंज्यूमर अड्डा में शाम 5:57 पर 2 बार परीक्षा, तनाव से रक्षा। जरूर जुड़िएगा हमारे साथ।